आपने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया छोटे छोटे बच्चों से कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और भैया ये वही वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं जो शुरू में तय हो गए थे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हुई थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बनाना है। क्यों जी, याद है कि नहीं? क्यों जी? उसके साथ साथ एक बच्चे ने लिखा था क्रेडिट कंट्रोल करना है, ये भी ठीक है, ये भी डाल देते हैं बीच में, एक ऐड कर देते हैं, 5 कर देते हैं, हमें कौन सा किसी ने आके अरेस्ट कर लेना है जी, एक ज्यादा क्यों लिखा है? क्या ख्याल है बच्चों? तो ठीक है, ये भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये चारों तो आपको पहले ही सिखा दिए थे, मैंने कहा था जहां भी कोई पॉलिसी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आए, फिजिकल पॉलिसी आए, मैं आपसे पूछूंगा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके जहन में फौरन आएगा। या आपको याद है जब आपका इलेक्शन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर आप असेंबली हाल से निकल के आए थे बाहर, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इजलास से, तो जर्नलिस्टों ने आपको घेर लिया था और वहां आपने ये बातें कही थी। आप भी फौरन भूल जाते हैं, कमाल आदमी यार आप, कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कल को आप? अच्छा, तो बात ये हो गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल किया जाएगा, और उसके साथ साथ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाएगा इकोनॉमी में। ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक होगी बात जी? अब मसला आ जाता है कि कुछ छोटे छोटे से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि बाज औक़ात हम प्राइस टेबल करने जाते हैं, प्राइसेस टेबल करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी आपने डायग्राम्स में देखा होगा कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की कोशिश की तो प्राइसेस बढ़ गई। याद आया आपको डायग्राम? वो इस तरह से हुआ था ना कि यहाँ पे था डिमांड का, आपने कहा नहीं डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, डिमांड बढ़ाई, तो जनाब आप चले गए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे, लेकिन प्राइसेस क्या हो गई थी? प्राइसेस P1 से P2 हो गई थी। याद आया आपको? तो ये एक मसला है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाती, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और अगर प्राइसेस कंट्रोल करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो ये बड़ा मसला है कि जैसे ही हम किसी को जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं तो जनाब एंटीबायोटिक्स देने से उसके ब्लड पे असरात हो जाते हैं, तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, या उसके जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है, तो इस तरह के असरात आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे असरात हैं कि अगर प्राइस कंट्रोल करता हूँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मसला पड़ता है, फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करता हूँ प्राइसेस का मसला पैदा हो जाता है। ठीक हो गया बच्चों जी? सलाम अलैकुम। जाता है हम लोन लोगों को ज्यादा दे रहे हैं, लोन ज्यादा दे रहे हैं, पैसा ज्यादा आ रहा है सर्कुलेशन में, उसकी वैल्यू कम हो रही है, पैसा डीवैल्यू हो रहा है, और लोन ज्यादा देने से पैसा डीवैल्यू हो रहा है, तो डीवैल्यू होने से हमारा एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, सॉरी डेविएट हो रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते, कर्जा देना पड़ेगा, कर्जा देंगे लोग, फसलें उगाएंगे, बैंक जो है पैसे देंगे, अब उसमें डिफॉल्टिंग भी हो जाएगा, रिस्क और डिफॉल्ट भी है कि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं भाई। अगर प्राइस पकड़ता हूं तो फुल एम्प्लॉयमेंट हाथ से छूट जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पकड़ते हैं प्राइस बढ़ जाती है, एक्सचेंज रेट, अगर मैं ग्रोथ के लिए लोन देता हूं तो लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, कीमतें भी बढ़ जाती हैं, पैसा भी डिवैल्यू होता है, एक्सचेंज रेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मतलब एट ए टाइम कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए, एक चीज पकड़ेंगे दूसरी छूट जाएगी। जैसे डॉक्टर बेचारा मजबूर होता है कि एक मेडिसिन देता, दूसरा उसके साथ फिर उसे एंटी एलर्जिक देना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेडिसिन यूज की तो एलर्जिक हो जाएगा इसको। ये भी एक इशू है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये बातें आपके जहन में रहेंगी बच्चों की, भाई कहाँ काम नहीं करती। भाई अगर आपके मुल्क में एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग पैसा बैंकों में जमा ही नहीं कराते, बार्टर सिस्टम, भाई मनी होगा तो काम करेगी ना, जब मनी ही नहीं है तो काम कैसे करेगी? लोग बैंकों से ना पैसे जमा करवाते हैं ना लेने आते हैं, उन्होंने आपस में एक लेन देन का निजाम रखा हुआ, स्टोर एक है जनरल स्टोर, वहां पैसे जमा करा लेते हैं, उसी से ले लेते हैं। वो स्टोर वाला कहता है कि अच्छा जी बैंक आपको देता है 6%, मेरे से 8% ले लो। फिर ऐसी सूरत हाल है फैसलाबाद में कागजों पे लिख देते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हारा 5 लाख देना है, वो बैंक में जमा ही नहीं कराते, वो कागज उससे दे देता है, अच्छा वो कागज वो आगे यूज कर देता है कि शेख साहब ने मेरा 5 लाख देना है, ये देखो शेख साहब के साइन, ये तुम ले लो, वो दूसरा बंदे को चला देता है। यानी करेंसी नोटों की बजाय चिट्टें ही चल रही हैं।
मैंने साइन कर दिए, मैंने तुम्हें 5 लाख देना, उसने वो चिट आगे दे दी कि बशर साहब से 5 लाख देना। हाँ हाँ बशर साहब को जानता हूँ, दे दो चिट, कोई बात नहीं मैं ले लूंगा। ठीक है जी, या फोन कर दिया था। तो अब मसला ये है कि अगर इकोनॉमी में भाई पैसा चलता ही नहीं है, बार्टर सिस्टम है, तो क्या करेगा मॉनेटरी सिस्टम? मॉनेटरी सिस्टम तो काम ही नहीं करेगा। ठीक होगी बात। अगर कर्जे और बैंक के पैसे रखता ही कोई नहीं है, एजेंट से काम चल रहे हैं, स्मॉल स्टोर पे पैसे जमा करा देते हैं, उसी से ले लेते हैं, प्रॉफिट भी ले लेते हैं। अगर पैसा सर्कुलेट ही नहीं करता, वहां पे जनाब चिट के ऊपर नाम लिख के दे देते हैं, वो चिट आगे चल जाती है, पैसा चल ही नहीं रहा, कागज की चिट्ठियां चल रही हैं और टाइम लग गया। आज फैसला करेंगे तो फौरन क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, फौरन असर तो नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी एक लिमिटेशन है। और फिर एक ये भी मसला है कि अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी एक तरफ चलाई, फिस्कल पॉलिसी लेफ्टवर्ड चला दी, तो एक डिमांड को राइट खींचेगा, एक लेफ्ट खींचेगा, दोनों ही काम नहीं कर सकेगी। तो एक लेफ्ट खींचेगा एक राइट खींचेगा, काम होएगा ही नहीं। क्या ख्याल? तो लिहाजा एक मसला तो ये है जो मैंने कहा कि ऐसा निज़ाम जहां बार्टर सिस्टम काम कर रहा हो, वहां पे आपका ये सिस्टम नहीं काम कर सकता। जहां पे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बैठ के पैसे रुपए को कंट्रोल कर रहे हैं, जनरल स्टोर वाले, एजेंट, महाजन, वहां भी काम नहीं करेगा। अगर कागजों की मदद से बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो गई तो फिर सेंट्रल बैंक को कौन पूछेगा? और फिर एक फैसला जो हुआ है आज, उसका असर आज नहीं होगा, कोई 2 माह बाद नजर आएगा, 6 माह बाद, टाइम लैग भी होगा। और फिर आप कहते हैं इसकी मदद से हम एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड लेके जाएंगे, लेकिन फिजिकल पॉलिसी उसे लेफ्टवर्ड खींच रही है, तो तब भी काम आपका नहीं चलेगा। लिहाजा अगर हमें ये चलाना है तो हमें इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा और लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा। जी बच्चों, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? क्यों जी, क्लियर बच्चों? अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए ताकि हम लेक्चर को वाइंड अप करें। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात है, और वो एक सवाल है, वो आपसे डिस्कस करना है और फिर आपसे एक सवाल और पूछना है, फिर छुट्टी। अच्छा जी, बस जी, तो लीजिए जनाब, सवाल ज्यादा देर इंतजार नहीं कराते। सवाल ये रहा, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली। एक ही दफा में प्राइस भी कंट्रोल हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, सारा कुछ इकट्ठा नहीं हो सकता। ब्रीफली डिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट may exist between various objectives। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स में जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उन्हें ब्रीफली लिख दीजिए। और ब्रीफली क्या लिखना है? यही लिखना है कि देखें भाई, मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता हूं तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर मैं प्राइसेस कंट्रोल करता हूं तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। अगर मैं ग्रोथ की कोशिश करता हूं तो मेरे मुल्क का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाता है। अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करता हूं तो कर्जा ज्यादा देना पड़ता है और कर्जा नहीं मिलता, बाज़ लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो ये 3 बातें लिख दी जाए तो 6 नंबर मिल ही जाएंगे। 2 नंबर हेडिंग भी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। फिर आगे, मॉनेटरी पॉलिसी में ब्रिंग्स अबाउट एडवांटेजेस बट इन रियल इकोनॉमी देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। तो लिमिटेशंस क्या है? डिस्कस एनी 4 लिमिटेशंस। तो मैंने आपको 6 पढ़ाई हैं। एक, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग सिस्टम, नॉन बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद फिर टाइम लैग, और उसके बाद फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आप इसमें से कोई सी 4 लिख दें तो मसला हल हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? तो अब यहाँ पे आप जो है वो, जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, किस बात की संगीनी है। ठीक है ना? वही बात है कि एक बंदे के नेल में भी दर्द हो रहा है, उसको हार्ट पेन भी है, तो आप कहेंगे यार नेल का दर्द बाद में देखेंगे, पहले हार्ट पेन देख लो। ठीक है ना? जान बचाओ पहले। इसी तरह हम देखेंगे कि यार इस वक्त कीमतों को छोड़ो, इस वक्त ग्रोथ को संभाल लो। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, यार इस वक्त इन्फ्लेशन को देख लो, ग्रोथ को थोड़ी देर रोक लो। खैर, तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ गई तो एक जी लिख के एंटर कर दीजिए। सवाल आपके सामने है ताकि आइंदा सवाल पेपर में आए तो आपको मसला ना हो और बात भी क्लियर हो जाए। तो अगर यहां तक समझ आ गई, जी लिख के एंटर कर दीजिए। और